नमस्कार दोस्तों, बघेल ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो न केवल राज्य स्तरीय एग्जाम्स बल्कि राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम्स जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग आदि एग्जाम्स के लिए भी समान रूप से उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पिछले सप्ताह हमने आपसे सवाल पूछा था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गज उत्सव का उद्घाटन अप्रैल 2023 में किस राज्य में किया है। आपके ऑप्शन थे असम, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम। इसका सही जवाब होगा दोस्तों असम राज्य में। गज उत्सव का आयोजन असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन 7 अप्रैल 2023 को किया है। यह उत्सव भारत में हाथी संरक्षण के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इसे भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट WTI और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। असम के बारे में जान लेते हैं। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी हैं। असम की राजधानी दिसपुर है और असम के वर्तमान राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जी हैं। अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के गोलाघाट और नागांव क्षेत्र में स्थित है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस उद्यान को वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था तथा वर्ष 2007 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इसे वर्ष 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। वे हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान और दैहिंग पटकाई-बूम राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नासा के ह्यूमन मून मिशन आर्टेमिस 2 के लिए चयनित होने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताएं। आपके ऑप्शन हैं पहला क्रिस्टीना कोच, दूसरा विक्टर ग्लोवर, तीसरा रीड वाइसमैन, चौथा जेरेमी हैंसन। इसका सही जवाब होगा दोस्तों क्रिस्टीना कोच। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने महत्वपूर्ण चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 की घोषणा कर दी है। इस मिशन में एक महिला समेत कुल 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री अमेरिका से और 1 अंतरिक्ष यात्री कनाडा से हैं। इनके नाम हैं क्रमशः क्रिस्टीना कोच, विक्टर ग्लोवर, रीड वाइसमैन और जेरेमी हैंसन। क्रिस्टीना कोच मून मिशन पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी। विक्टर ग्लोवर मून मिशन के पहले ब्लैक अंतरिक्ष यात्री होंगे। यह मिशन साल 2024 में लॉन्च किया जाएगा। यह 10 दिनों का मिशन होगा और इस मिशन में अंतरिक्ष यात्री केवल चंद्रमा की कक्षा का चक्कर लगाएंगे, वे चंद्रमा पर उतरेंगे नहीं। इससे पहले 16 नवंबर 2022 को नासा ने आर्टेमिस 1 मिशन को लॉन्च किया था। यह मानव रहित मिशन था। साल 2025 तक आर्टेमिस 3 मिशन के द्वारा चंद्रमा की सतह पर फिर से अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी चल रही है। अब सवाल उठता है कि क्या इससे पहले भी अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर गए थे? तो जी हाँ, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपोलो 11 मिशन चंद्रमा पर भेजा था। इसमें 2 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर गए थे। यह नासा के अपोलो अभियान का 5वां मानवीय मिशन व तीसरा चंद्र अभियान था। नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एड्रिन जूनियर इस मिशन से चांद पर पहुंचे थे। मिशन 16 जुलाई 1969 को लॉन्च हुआ था तथा 20 जुलाई 1969 को यह मिशन चांद पर उतरा था। नासा के बारे में जान लेते हैं। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। अमेरिकी द्वारा चलाए जा रहे सारे अंतरिक्ष कार्यक्रम नासा द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। नासा का हेडक्वार्टर अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है फोर्ब्स की 37वीं एनुअल वर्ल्ड
बिलियनियर लिस्ट 2023 के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? आपके ऑप्शन है, पहला गौतम अडानी, दूसरा मुकेश अंबानी, तीसरा रतन टाटा, चौथा शिव नाडर। इसका सही जवाब होगा दोस्तों मुकेश अंबानी जी। फोर्ब्स ने 4 अप्रैल 2023 को 37वीं वार्षिक वर्ल्ड बिलियनियर की लिस्ट जारी की। इंडियन बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को दुनिया की अमीर लिस्ट में 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। मुकेश अंबानी जी एशिया की अमीर लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। मुकेश अंबानी की मौजूदा संपत्ति 83.4 बिलियन डॉलर आंकी गई है। इंडियन करेंसी के हिसाब से 6.83 लाख करोड़ रुपए। वे रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं। फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में प्रथम स्थान पर रहने वाला व्यक्ति बर्नार्ड अर्नॉल्ट एंड फैमिली है। वह LVMH कंपनी व 70 सौंदर्य प्रसाधनों और फैशन ब्रांडों के मालिक हैं। फोर्ब्स के बारे में जान लेते हैं। फोर्ब्स एक अमेरिकी ट्रेड मैगजीन है जिसका स्वामित्व इंटीग्रेटेड वेल मीडिया इन्वेस्टमेंट्स और फोर्ब्स परिवार के पास है। वर्ष में 8 बार प्रकाशित होती है। इसमें वित्त, उद्योग, निवेश और विपणन जैसे विषयों पर लेख लिखे जाते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1917 में हुई थी। इसके फाउंडर BC फोर्ब्स थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने टाइगर सेंसस 2022 जारी किया है। इसके अनुसार भारत में कुल कितने बाघ हैं? आपके ऑप्शन हैं, पहला 4167, दूसरा 3167, तीसरा 2167, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों 3167। टाइगर सेंसस के अनुसार भारत में 3167 बाघ हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का नाम स्टेटस ऑफ टाइगर्स 2022 रखा गया है। इसके कुछ आंकड़े देख लेते हैं। साल 2022 में हुई गणना के अनुसार 2018 की तुलना में बाघों की आबादी में 200 का इजाफा हुआ है। 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था उस वक्त देश में 1800 बाघ रह गए थे। वहीं 2006 में महज 1411 ही बचे थे। इस लिहाज से देखा जाए तो 17 सालों में बाघों की आबादी में 2.25 गुना की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया है। इस मौके पर मोदी जी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस व अमृत काल का टाइगर विजन भी जारी किया है। इसमें अगले 25 वर्ष में बाघ संरक्षण के लक्ष्य रखे गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर बाघों के संरक्षण के उद्देश्य से सन 1973 में प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में भारत में 53 टाइगर रिजर्व हैं। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत ने किन वन्य जीवों को सुरक्षित करने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है, पहला बाघ, शेर व तेंदुआ, दूसरा हिम तेंदुआ व चीता, तीसरा जगुआर और प्यूमा, चौथा इनमें से सभी। इसका सही जवाब होगा दोस्तों इनमें से सभी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए भारत के नेतृत्व में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA प्रारंभ किया है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर, कर्नाटक में 9 अप्रैल 2023 को किया है। इस दिन भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हुए थे। IBCA एक मेगा ग्लोबल अलायंस होगा। इसमें 7 बड़ी बिल्ली बिग कैट की प्रजाति को संरक्षित करने की योजना है। इसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा शामिल है। इस अलायंस का उद्देश्य बड़ी बिल्लियों के संरक्षण और इसके अवैध व्यापार को रोकना है। वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस फाइटर जेट से उड़ान भरी है और वे ऐसा करने वाली तीसरी राष्ट्रपति बन गई है? आपके ऑप्शन है, पहला सुखोई 30 MKI, दूसरा मिराज 2000, तीसरा MiG-21, चौथा राफेल।
इसका सही जवाब होगा दोस्तों सुखोई 30 MKI। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से उड़ान भरी है। द्रौपदी मुर्मू इस तरह की उड़ान भरने वाली तीसरी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई है। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने वर्ष 2006 में और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने 2009 में फाइटर जेट से उड़ान भरी थी। सुखोई Su-30 के बारे में जान लेते हैं। सुखोई Su-30 एक रूसी लड़ाकू विमान है। यह हवा से हवा में और हवा से धरती पर आक्रमण करने में सक्षम है। इस फाइटर जेट की स्पीड 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह करीब 57,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में जान लेते हैं। रामनाथ कोविंद के पश्चात 25 जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की, जिसमें द्रौपदी मुर्मू ने संयुक्त विपक्ष के प्रत्याशी जसवंत सिन्हा को हराया था। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है, पहला 9 अप्रैल को, दूसरा 10 अप्रैल को, तीसरा 11 अप्रैल को, चौथा 12 अप्रैल को। इसका सही जवाब होगा दोस्तों 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का शौर्य दिवस मनाया जाता है। 9 अप्रैल 1965 को CRPF की टुकड़ी ने गुजरात के कच्छ में स्थित सरजार पोस्ट में पाकिस्तानी सेना को हराया था। इस 2023 58वां CRPF वीरता दिवस है। CRPF भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। CRPF का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। CRPF का गठन 27 जुलाई 1939 को किया गया था। इसका आदर्श वाक्य सेवा और वफादारी है। इसके वर्तमान महानिदेशक सुजाय लाल थाउसेन हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फीफा वर्ल्ड मेंस रैंकिंग अप्रैल 2023 में भारत की रैंक क्या है? आपके ऑप्शन है, पहला 101वां, दूसरा 102वां, तीसरा 103वां, चौथा 105वां। इसका सही जवाब होगा दोस्तों 101वां। फीफा ने अप्रैल 2023 में यह रैंकिंग जारी की है। भारत दुनिया में 101वें स्थान पर और 46 एशियाई देशों में 19वें स्थान पर है। पिछली बार दिसंबर 2022 में भारत की रैंक 106 थी। अप्रैल 2023 की रैंकिंग में टॉप देश पहला अर्जेंटीना, दूसरा फ्रांस और तीसरा ब्राज़ील है। अब फीफा के बारे में जान लेते हैं। फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को किया गया था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो हैं। फीफा विश्व कप यह विश्व में सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है जो प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित की जाती है। फीफा फुटबॉल के लिए ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार क्रिकेट के लिए ICC है। 23वां फीफा विश्व कप टूर्नामेंट 2026 में आयोजित होगा। इसकी मेजबानी कनाडा, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त रूप से करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है? आपके ऑप्शन है, पहला राष्ट्रीय लोक दल, दूसरा आप अर्थात आम आदमी पार्टी, तीसरा राष्ट्रीय जनता दल, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों आप अर्थात आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी आप ने नेशनल पार्टी बनने के लिए जरूरी शर्तें पूरी कर ली है। इसके बाद चुनाव आयोग ने इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी हैं। आम आदमी पार्टी की स्थिति देख लेते हैं। दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार है और जिसके मुख्यमंत्री स्वयं अरविंद केजरीवाल जी हैं। पंजाब में भी पूर्ण बहुमत की सरकार है जिसके मुख्यमंत्री
भगवत मान जी हैं। गोवा में 6.77% की वोट शेयरिंग और 2 सीटें हासिल हैं। वहीं गुजरात में 12.91% की वोट शेयरिंग और 5 सीटें हासिल हैं। इस प्रकार आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी बनने की जरूरी शर्तें पूरी कर ली है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और भारत के चुनाव आयोग की राजनीतिक दल और चुनाव चिन्ह पुस्तिका 2019 के अनुसार यदि कोई पार्टी इन निम्न 3 नियमों में से कम एक को पूरा करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। वे नियम हैं: पहला, पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट शेयर हासिल होना चाहिए। दूसरा, लोकसभा की कुल सीटों में से 2% सीटें अर्थात लगभग 11 सीटें जीती हो और ये सीटें कम से कम 3 राज्यों से हो अर्थात जीती हुई सीटें अलग अलग राज्यों से होनी चाहिए। तीसरा, पार्टी को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा मिला हो। तीनों शर्तों में से एक भी शर्त पूरा करने पर पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद होने वाले फायदे निम्न हैं। पहला, राष्ट्रीय पार्टी अपना सिंबल या चुनाव चिन्ह देश भर में सुरक्षित कर सकती है अर्थात उस चुनाव चिन्ह को किसी अन्य पार्टी या निर्दलीय को और आवंटित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव प्रचार में अधिकतम 40 स्टार प्रचारक रख सकती हैं और इनके यात्रा खर्च को उम्मीदवार के चुनाव खर्च में नहीं रखा जाता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय पार्टियों को सब्सिडी दर पर पार्टी अध्यक्ष और पार्टी कार्यालय के लिए एक सरकारी बंगला किराए पर मिलता है। आम चुनाव के दौरान राष्ट्रीय पार्टियों को आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट बैंड्स मिलते हैं। राष्ट्रीय पार्टियों को नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक ही प्रस्तावक की जरूरत होती है। अन्य पार्टियों को 2 प्रस्तावक की जरूरत होती है जबकि अन्य रिकॉग्नाइज्ड पार्टियों एवं निर्दलियों को 5 प्रस्तावकों की जरूरत होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने अप्रैल 2023 में किन राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया था? आपके ऑप्शन है, पहला टीएमसी, एनसीपी व सीपीआई, दूसरा सीपीआई, आरजेडी व आरएलडी, तीसरा एनसीपी, आरजेडी व बीजेडी, चौथा उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा दोस्तों टीएमसी, एनसीपी व सीपीआई। इसके बारे में जान लेते हैं। चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई से नेशनल पार्टी का दर्जा छीन लिया है। इन तीनों पार्टियों के अध्यक्ष निम्न प्रकार हैं। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के अध्यक्ष ममता बनर्जी जी हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार जी हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के महासचिव डी राजा जी हैं। अप्रैल 2023 से पहले तक देश में 8 नेशनल पार्टी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने 3 पार्टी का नेशनल पार्टी का स्टेटस वापस ले लिया है और एक पार्टी को नेशनल पार्टी का नया स्टेटस दिया है। इसलिए अब राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 6 हो गई है। राष्ट्रीय पार्टी और उनके प्रमुख इस प्रकार हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, इसके वर्तमान अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा जी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। बहुजन समाज पार्टी, इसके वर्तमान अध्यक्ष मायावती जी हैं। माकपा सीपीआईएम, इसके महासचिव सीताराम येचुरी जी हैं। नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी, इसके अध्यक्ष कनराड संगमा जी हैं। आम आदमी पार्टी, इसके अध्यक्ष या राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने अप्रैल 2023 में किन्हें क्षेत्रीय दल का दर्जा दिया है? आपके ऑप्शन हैं, पहला लोक जनशक्ति पार्टी को नागालैंड में, दूसरा टिपरा मोथा पार्टी को त्रिपुरा में, तीसरा मेघालय में वॉइस ऑफ द पीपल्स पार्टी को, चौथा उपरोक्त सभी को। इसका सही जवाब होगा दोस्तों उपरोक्त सभी को। चुनाव आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी को नागालैंड में, टिपरा मोथा पार्टी को त्रिपुरा में और मेघालय में वॉइस ऑफ द पीपल्स पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। उपरोक्त तीनों पार्टियों के साथ
चुनाव आयोग से दर्जा प्राप्त कुल क्षेत्रीय पार्टियों की संख्या 59 हो गई है। भारत में पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जान लेते हैं। भारत में राजनीतिक दल को चुनाव आयोग से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। भारत में कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और अपना पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। भारत में कुल 2858 पार्टियां हैं। राजनीतिक दल, भारत में राजनीतिक दल 3 प्रकार के होते हैं। गैर मान्यता प्राप्त दल, ये पार्टी चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड होती हैं लेकिन इन्हें मान्यता नहीं मिली होती। ये या तो बहुत नहीं होती है या फिर इन्हें इतना वोट शेयर हासिल नहीं होता कि वे क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर सके। भारत में ऐसी पार्टियां लगभग 2796 हैं। क्षेत्रीय दल, जिन्हें चुनाव आयोग से राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा मिला होता है। भारत में ऐसी 59 पार्टियां हैं। राष्ट्रीय दल, जिन्हें चुनाव आयोग नेशनल पार्टी का दर्जा देते हैं। वर्तमान में 6 नेशनल पार्टी हैं। चुनाव आयोग ने बहुत सारे दलों से क्षेत्रीय पार्टियों का दर्जा छीना है। उनके लिस्ट इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल से, पश्चिम बंगाल में रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी से, आंध्र प्रदेश में भारत राष्ट्र समिति से, मणिपुर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलायंस से, में पट्टाली मचकल कांची पार्टी से, मिजोरम में मिजोरम पीपुल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी से। इन सभी पार्टियों से चुनाव आयोग ने क्षेत्रीय पार्टियों का दर्जा छीना है। अब चुनाव आयोग के बारे में जान लेते हैं। भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। भारतीय संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग से संबंधित है, जिसमें चुनाव के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना की बात कही गई है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चीन को कड़ा संदेश देने के लिए भारत ने यूथ G20 की बैठक कहां आयोजित करने का फैसला किया है? आपके ऑप्शन है, पहला जम्मू में, दूसरा लेह में, तीसरा कश्मीर में, चौथा अनंतनाग में। इस सवाल का जवाब आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस सवाल का जवाब हम आने वाले वीडियोस में बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए बघेल ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इसके टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद।